आज की क्लास में हम लोग समझेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित और जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सिर्फ इतने फैक्ट हैं दो सिद्धांतों से, एक तो जीवन की उत्पत्ति और दूसरा जैव विकास। इससे अलावा और कोई फैक्ट नहीं है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिर्फ इतने पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ और हो सकते हैं लेकिन फैक्ट सिर्फ इतने ही है। तो इनके बारे में यदि आज आप लोग जान लीजिए तो आपका जैव विकास और जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत, कई सिद्धांत हैं लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है जैव रसायनवाद का सिद्धांत। ठीक है, जैव रसायनवाद सिद्धांत जो है इसको हम लोग बायोकेमिकल थ्योरी, आधुनिक मत या ओपेरिन हेल्डाने मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ओपेरिन हेल्डाने मॉडल के प्रतिपादक सबसे पहले ओपेरिन ने 1924 में और उसके बाद 28 में हेल्डाने ने, दोनों ने इसको एक ही मॉडल दिया है तो एक साथ पब्लिश हुआ, तो इसलिए इसको ओपेरिन हेल्डाने मॉडल कह देते हैं। इस मॉडल के हिसाब से जीवन की उत्पत्ति 7 चरणों में हुई है। ठीक है, 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसको प्रमाणित करने के लिए 1964 में यूरे और मिलर नामक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वातावरण तैयार करके सेम वही वातावरण जैसा जैसा ओपेरिन और हेल्डाने ने बताया है जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में, वही उन्होंने कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में वो वातावरण एनवायरमेंट तैयार करके ये प्रूव किया कि हाँ, जीवन की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति का जो जैव रसायनवाद सिद्धांत है वो ये कहता है कि जीवन की उत्पत्ति किनसे हुई है? रासायनिक पदार्थों से। कहाँ हुई है यदि ये बात करें तो ये कहते हैं कि महासागरों में हुई है, महासागरों में हुई है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा सिद्धांत, स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो उसके प्रतिपादक हैं प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु भी मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः ही हो गई है। इन लोगों का मानना था कि नील नदी के किनारे जो कीचड़ है उस कीचड़ में चूहे वगैरह अपने आप पैदा हो गए हैं, चूहे, मेढक, मगरमच्छ, ये सब अपने आप पैदा हो गए हैं। ये इसके जो सबसे प्रमुख प्रतिपादक है उनका नाम है क्या? जॉन नीधम। तो आपसे पूछता है परीक्षा में कि स्वतः जननवाद के प्रतिपादक कौन है, तो स्वतः जननवाद के प्रतिपादक का नाम आप बताएंगे क्या? जॉन नीधम है, 18वीं सदी में। क्लियर, आधुनिक प्रतिपादक इन्हीं का नाम है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछता है कि प्राचीन काल में किन दार्शनिकों ने ये बात बताई थी कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, तो प्लेटो और अरस्तु का नाम आएगा। ठीक है, इसको प्रमाणित करने के लिए, स्वतः जननवाद को प्रमाणित करने के लिए वॉन हेलमोंट ने खुले मांस के शोरबे का प्रयोग किया। बल्कि इनका जो सबसे फेमस प्रयोग है वो पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के भूसे में रखने पर इन्होंने ये पाया कि 21 दिन में चूहे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, 21 दिन में चूहे पैदा होने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि पसीने में क्या होता है, यदि पसीने को हम रख दें, मानो कि पसीने को भूसे के साथ रख दें तो चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि जीवन इसमें स्वतः उत्पन्न हो जा रहा है। इसी प्रकार से मांस के टुकड़ों को रख दिया जाए कुछ दिनों तक तो मांस के टुकड़ों में जीवन उत्पन्न हो जा रहा है, ये भी इन्होंने ही बताया। हालांकि इस सिद्धांत को, स्वतः जननवाद को खंडन भी किया गया और इसको खंडन करने वाले 2 वैज्ञानिक, मतलब कुल मिलाकर 3 वैज्ञानिक और 2 प्रयोग माना जाता है। एक विलियम हार्वे और हक्सले का प्रयोग। विलियम हार्वे और हक्सले ने यह बताया कि ये वाली बात ठीक नहीं है, स्वतः जननवाद ठीक नहीं है। स्वतः जननवाद इसलिए नहीं ठीक है, यदि आप कमीज की बात करें या खुले मांस की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं खुले मांस में मक्खी बैठती थी और पसीने में मानव का कुछ ना कुछ अवशेष था, उससे जीवन उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो वो जो मांस में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं जिसको आप जीवन कह रहे हैं वो दरअसल मक्खियों के अंडे हैं, वो लार्वा हैं जो बाद में कीड़े बन जा रहे हैं। तो इस सिद्धांत का खंडन इन्होंने किया, किसका? विलियम हार्वे और हक्सले ने। और इन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया, बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसको कहते हैं जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति केवल जीवों से ही संबंधित, जीवों से ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। और इसके प्रतिपादक जो है, तो बायोजेनेसिस के पहले प्रतिपादक जो है माने जाते हैं फ्रांसिस्को डी रेड्डी। तो फ्रांसिस्को डी रेड्डी के प्रयोग को ही इन्होंने हक्सले और हार्वे ने समर्थन किया। क्लियर, यहाँ पे आपको कभी ये पूछे कि जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो फ्रांसिस्को डी रेड्डी। और इनके समर्थन या इनको प्रमाणित करने वाले जो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे और हक्सले। क्लियर, इसके बाद लुईस पास्चर ने भी क्या किया? लुईस पास्चर ने भी स्वतः जननवाद का खंडन किया। इन्होंने यह आकार की नली का इस्तेमाल किया जिसमें बंद नली में देखा, कार्क से बंद नली में देखा कि जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी और खुली वाली नली में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब इन्होंने कहा कि यदि मांस के टुकड़े को भी बंद फ्लास्क में रखा जाए जिसमें हवा भी ना जाए तो उसमें जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो यह संभव है कि जिसमें हवा जा रहा है उसमें हवा के माध्यम से बीजांड जीवों के अंश पहुंच पा रहे हों। तो लुईस पास्चर ने इस आकार की नली से इसका खंडन किया। क्लियर है, अब कुछ बातें और देख लेते हैं। जैव विकास से संबंधित, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित यही सारे सिद्धांत है। जैव विकास से संबंधित सबसे जो फेमस सिद्धांत है वो डार्विन का डार्विनवाद और लेमार्क का लेमार्कवाद। डार्विनवाद ने अपनी 3 पुस्तकों के माध्यम से जैव विकास को प्रमाणित किया है, बताने की कोशिश की है। सबसे फेमस पुस्तक है जिसमें वर्णवाद, चयनवाद का या डार्विनवाद का प्रचलन है ज़्यादा है, वो है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। दूसरी किताब है द डिसेंट ऑफ द मैन और तीसरी किताब है द वॉयज ऑफ द बीगल। बीगल इनकी जहाज का नाम था, ये भी प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। और इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया किसको? अनुकूलन को। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है, अच्छा, डार्विनवाद के सिद्धांत में कुछ कमियां थी तो उसको ठीक करने के लिए नव डार्विनवाद का सिद्धांत भी इनके शिष्यों ने प्रतिपादित किया। डार्विन के शिष्यों ने, जिसमें से जॉर्ज रोमन्स, इलियट और फ्राई, 3 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है नव डार्विनवाद में। प्रतिपादक जॉर्ज रोमन्स ने पहली बार नव डार्विनवाद शब्द का इस्तेमाल किया है और इसकी थ्योरी की व्याख्या इलियट और फ्राई ने की है। क्लियर, तो ये नव डार्विनवाद भी आपको याद रखना है, जैव विकास से संबंधित सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद ने
एक किताब लिखी जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिकल। किताब का नाम इनके क्या है लैमार्क की? फिलोसफिक जूलॉजिकल किताब का नाम है। इस किताब में इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक बात है उपार्जित अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। इनका मानना था कि जिन अंगों की उपयोगिता नहीं होती वो समाप्त हो जाते हैं, अवशेषी अंग बन जाते हैं, और जिन अंगों की आवश्यकता होती है वो अंग शरीर में पैदा हो जाते हैं, मतलब उनकी ऑरिजिन हो जाती है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि समुद्र से निकले जीवों में प्रवर्ध निकलने लगे, जिससे हाथ और पैर का विकास हुआ, पैरों का विकास हुआ। तो नए अंग क्या होते हैं? बनते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वो क्या होते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत किसका था? लैमार्क का था। ठीक है, उपार्जित अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। जो अंग अभी है हमारे पास, यदि उपयोगी हैं तो बने रहेंगे, और नहीं उपयोगी हैं तो एक दिन धीरे 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 अवशेषी अंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा इनका है उपार्जित गुणों की वंशानुगति। मतलब जो लक्षण हमने हमारे जीवन में है वो लक्षण जो है तो अगली वाली पीढ़ी में भी पहुंचते रहेंगे। ये सिद्धांत किसका है? लैमार्क का। ठीक है, लैमार्क ने जिराफ का उदाहरण लेके बताया था कि जिराफ में एक नए अंग का निर्माण, मतलब लंबी गर्दन का निर्माण कैसे हो गया। ठीक है, तो ये उपार्जित अंगों की लक्षण है, मतलब उपयोगिता है। ठीक है, और फिर अगले जो जिराफ पैदा हो रहे हैं उनमें सबकी लंबी गर्दन है, तो वो क्या है? उपार्जित गुणों की वंशानुगति है। ठीक है, और एक सिद्धांत जोड़ा किसने? इसी में ह्यूगो ड्रीब्रिज ने, जिनका सिद्धांत था उत्परिवर्तनवाद। इन्होंने कहा था कि धीरे धीरे ये लक्षण गेन किए जाते हैं और धीरे धीरे लक्षण समाप्त होते हैं। तो ह्यूगो ड्रीब्रिज ने कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण धीरे धीरे ही आते हों, कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो अचानक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो अचानक पैदा हो जाने वाले लक्षणों को हम लोग उत्परिवर्तित लक्षण या इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। क्लियर? इतना सा सिद्धांत है आपको जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास से रिलेटेड। एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, कभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत पूछे, उसको भी ध्यान रख लीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जिसको प्रस्तुत किया है जॉर्ज लैमेंटियर ने। किसने? जॉर्ज लैमेंटियर ने ये सिद्धांत दिया। हिंदी में इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो जॉर्ज लैमेंटियर ने इसको प्रमाणित करने के लिए ही सिद्धांत दिया है हिग्स बोसान ने। किसने? हिग्स बोसान थ्योरी। तो हिग्स बोसान थ्योरी से निकल कर आते हैं गॉड पार्टिकल्स। तो प्रमाणित कर बिग बैंग थ्योरी को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिकों में दो वैज्ञानिक, हिग्स और बोसान, पीटर हिग्स और बोस। तो इन्होंने दिया कौन सा थ्योरी? गॉड पार्टिकल की थ्योरी। ठीक है, और एक प्रयोग 2010 से 13 के बीच किया गया, LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का प्रयोग। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में किया गया। इसी बिग बैंग थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए लंबी सुरंग बना करके उसके अंदर वो विस्फोट कराने का प्रयास कर रहे थे। इतने से ज़्यादा आपको जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास और ब्रह्मांड से ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं पूछता है। क्लियर है?